नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर जो है हमारा 66, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिशन ऑफ वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन नंबर जो हमारा 66 है उसको आगे स्टडी से करने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके ऊपर हमने स्पेशली अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। अगर आप वहां पर भी नहीं देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जानना तो बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, अगर आप नहीं देखोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डिटेल में स्टडी किया गया है और यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टडी करेंगे, मोटा मोटा स्टडी करेंगे वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम बात करते हैं आगे रेसिशन की। ठीक है, रेसिशन की और रिवोकिंग की बात करेंगे और कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में कहां पर स्टडी किया था, किसी को याद है? कम्युनिकेशन के बारे में हमने स्टडी किया था सेक्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और साथ में हमने सेक्शन नंबर 3, 4, 5 इनको स्टडी किया था एक साथ। तो आपको वह भी पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, रिवोकेशन भी वहां पर हमने स्टडी किया था, एक्सेप्टेंस के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 और 5 को सेक्शन नंबर 66 के साथ हमें स्टडी करना है, क्योंकि आप जब रिलेट करके सेक्शंस को स्टडी करते हैं ना तो आपको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, कोर्ट के अंदर ऐसे ही यूज होते हैं सेक्शंस, ऐसा नहीं है कि ठीक है रट्टा मार लिया कि सेक्शन नंबर 66 आ गया, 67 आ गया, 68 आ गया, इसके बाद नहीं है। इस तरह से याद करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप रिलेट करके स्टडी कीजिए कि सेक्शन नंबर 66 के साथ कौन सा सेक्शन अटैच हो रहा है, किस सेक्शन को हमें इसके साथ स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 66 की हम बात करते हैं तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर वर्ड आता है। अब वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वर्ड आता है तो सेक्शन नंबर जो हमारा 2 है, जहां पर डेफिनेशन डिफाइन की गई है सभी की। ठीक है, तो वर्डेबल की वहां पर डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है और कैसा होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैसे हम उसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा से उसको स्टडी करेंगे। तो हम उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कि वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और अच्छे से आपको यह टॉपिक समझ में आ जाए। बाकी कुछ नहीं है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, दो बातें बोली गई है कि वही सेम रूल अप्लाई होंगे जो वहां पर दिए गए हैं, इतना सा इस सेक्शन के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से सेक्शन है जो कॉम्प्लिकेट करके दे दिए जाते हैं, एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमें याद भी होना चाहिए। और जब हम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है। जो बच्चे कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जज को तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि वकील तो आपको क्या करेंगे, मिसगाइड कर करके झूठ बोल बोल के ये कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है कन्वेंस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा। आप पहले बेरेक्ट उठा के देखिए। और सबसे एक बात और बता देता हूँ आपको, आप बुक्स अपने साथ में रखने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि या तो आप जुडिशियल के अंदर जाते हो तो भी आपको साथ में बुक रखनी ही पड़ेगी 100%, और वकील बन जाते हो तो भैया 200% रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि जज बनने के बाद तो क्या पता आपकी टेबल पे आपका पीएन रख दे, लेकिन वकील बनने के बाद आपको क्या है अपनी देख देख के कि कौन सी बुक अब मुझे उठानी है, यह केस स्टडी कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है, तब वहां पर बुक आपको काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आदत भी डाल लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, सेक्शन 2 क्लोज आई के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। अब यहाँ पर बात क्या बोली गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए और बी, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मोर देन पार्टी ले ली गई है, पार्टी ले ली है। ठीक है, एक एन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एस एन ए बी सी डी, तो ये पार्टीज है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हमने,
ठीक है। तो वह कॉन्ट्रैक्ट बना तो लिया था हमने, लेकिन क्या हुआ, वह कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द रीजन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 18 के अंदर डिफाइन किया गया है, 18 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जो यह पार्टी है, इसके बिहाफ पर तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन जो ये पार्टीज है, या सिंगल पार्टी हो या सभी की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल इन द सेंस हमने बात की कि उनकी कोई भी कंसेंट नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, जिस तरीके से वह कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने प्रेजेंट किया गया। या फिर हम इन द सेंस बोल सकते हैं कि कई तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है वह वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ना की गई हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म ना हो सकता हो। तो इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, हर एक सेक्शन को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर यहाँ पर आइए। लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ यह बात कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर जो हमारा 66 है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, और सेक्शन नंबर 66 हमें क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो हम रिवोकिंग की और रेसिशन की बात करते हैं, रेसिशन और रिवोकिंग का मतलब खत्म करना। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 5 है हमारा, उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया था, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो रिवोकेशन किस चीज की, प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो वही सेम रूल्स है यहाँ पर अप्लाई होंगे जो हमारा सेक्शन नंबर 66 है। अब वो सेम रूल्स क्या थे, वो रूल्स क्या थे, वो रूल्स ऐसे थे कि जब भी आप कोई भी प्रपोजल बनाते हो, ठीक है, और आप किसी व्यक्ति को डाक के द्वारा भेजते हो कि मैंने यह प्रपोजल बना दिया कि मैं अपनी कार भेजना चाहता हूँ, और मैंने लिख दिया कि यह जो मेरी कार है मैं आपको बेचना चाहता हूँ, और आप इस कार को 1 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। तो वहां पर क्या कर सकते थे आप, उस जो लेटर होगा वो है लेटर, वो लेटर जो आपने भेजा है, उस लेटर को उस व्यक्ति के हाथों में पहुंचने से पहले आप उसे रिवोक कर सकते हो। आप उसको फोन करके बोल सकते हो कि भैया जो मैंने लेटर भेजा है ना कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं बेच रहा हूं। ठीक है, तो यह हमारा जो प्रपोजल था वह मैं खत्म करता हूं। तो उस प्रपोजल को आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। वह प्रपोजल खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन की। अब उस व्यक्ति को लेटर तो मिल गया, ठीक है, एक बात तो यह होगी। एक तरीका तो यह हो सकता है आप इस तरीके से रोक सकते हो, दूसरा तरीका एक और हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह अपनी एक्सेप्टेंस दे। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैसे देगा, वो बाय लेटर देना चाहता है, क्योंकि आप आजकल तो जमाना डिजिटल हो गया, आप व्हाट्सएप कर देते हो, सीन करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको मैसेज को डिलीट कर सकते हो दोनों साइड से। ठीक है, अब मान लीजिए ये तरीका है। अब एक बात और है, उसने मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, अब वह रिप्लाई करना चाहता है, तो उससे पहले आप उसको क्या करो, कॉल करके बोल दो कि भैया जो हमारे बीच में जो प्रपोजल मैंने आपको दिया है, मैं उस प्रपोजल को क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, रिवोक करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बने, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस आने से पहले, लेकिन पहले क्या होता था, बाय लेटर, बाय पोस्ट भेजते। ठीक है, बाय पोस्ट अगर उसका जवाब आता है और वह व्यक्ति जो पोस्ट करने गया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और पोस्ट होने से पहले पहले अगर आपने उसको बोल दिया तो रिवोक हो सकता है, अदरवाइज वह रिवोक नहीं हो सकता, उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी पावर नहीं रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रपोजल को रिवोक करने की। तो यहाँ पर डिफाइन किया था सेक्शन नंबर जो हमारा 5 था उसके अंदर। और फिर क्या था, जो व्यक्ति प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देता है, उस व्यक्ति को अपनी एक्सेप्टेंस को रोकने बाद में उसके मन में आया, अरे भैया उसकी गाड़ी तो बहुत पुरानी है, मैं क्यों खरीदूं उसकी कार को, और इतने रुपए में कौन लेगा उसकी गाड़ी, 2 लाख रुपए में। ठीक है, वो तो 50,000 रुपए की गाड़ी है। तो क्या होगा तब, तब उसको अगर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो वह उस लेटर को आपके पास पहुंचने से पहले कॉल करेगा कि भैया मैंने लेटर तो भेज दिया, सॉरी लेटर भेजने का नाम ही नहीं ले सकते आप। ठीक है, अगर नाम दे भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको डायरेक्ट बोल देगा कि मैं जो एक्सेप्टेंस है मेरी वह डिनाई करता हूँ, मैं इस कार को खरीदना नहीं चाहता हूँ। तो ये सामान्य चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, बस वही है लो, हमें देख के तो लो बनाया गया और कोई ऊपर से थोड़ी ना बनाया गया, बस थोड़ा सा ये है कि डिफाइन कर दिया गया अलग अलग सेक्शंस के अंदर, तब करके हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं क्या होगा उधर। ठीक है, तो सामान्य भाषा में हम समझे कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त के बीच में कोई भी एक दोस्त ने प्रपोजल दिया,
कि मैं अपनी गाड़ी तुझे बेच दूंगा, ठीक है, उसने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, गाड़ी की फोटो सेंड कर दी, उसने देख ली लेकिन रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करने से पहले आपका मन बदल गया, आपका मन जैसे ही बदला, आपने फोन किया और बोला कि जो मैंने फोटो और जो प्राइस भेजा है मैं मेरी गाड़ी नहीं बेचना चाहता, और ठीक है, और सेम ऐसा ही उसने एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस भेज दी उसने, भेजने से पहले आपने रिवोक कर दिया। जैसे ही वह एक्सेप्टेंस भेजता है तो उसकी पावर खत्म हो जाती है कि फिर क्या कर सकते हो, सिर्फ आप उसे रिवोक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर आ जाती है कि आप उसे रिवोक कर सकते हो। वह क्या कर सकता है, उस एक्सेप्टेंस से मना नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर दोनों की कंसेंट भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट रिवोक कर दोगे, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, फिर आपको कोर्ट कचहरी का, और फिर आते हैं एडवोकेट काम, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं जब। तो आई होप सेक्शन नंबर जो हमारा 66 है वह समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी थोड़ी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि क्या लिखा गया है। द रेसिशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर। तो यहाँ पर लिखा गया है जो कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू सेम रूल्स, और सब्जेक्ट टू जो रूल्स है क्या होंगे, सेम अप्लाई होंगे, जो हमें सेक्शन नंबर 3 और 5 के अंदर डिफाइन किए गए, एज अप्लाई टू द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर यह डिफाइन किया गया है, हमने वह डिस्कस भी कर लिया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो हम आपका आंसर जरूर देंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए। तो इसी के साथ आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुखद रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।